ट्यूटोरियल। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जेईई मेंस 2020 का पेपर, जो कि 2 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। चलिए इसको देखते हैं क्या हुआ है, कैसा पेपर था। पेपर वाज वेरी इजी, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, आप खुद देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच मेटल इज यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटोकेमिकल सेल। अब फोटोकेमिकल सेल से आपको समझ आ गया कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की जा रही, मतलब कहां पर आपके पास इजीली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा। तो जब आप ध्यान से देखिए 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास। ये चारों ऑप्शन में अगर आप इनका साइज एनालाइज करते हैं तो ये पूरे के पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट है, और एस ब्लॉक एलिमेंट के केस में क्या होता है, साइज टॉप टू बॉटम बढ़ता है। और जब साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लो। और आयनाइजेशन एनर्जी लो हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन आसानी से होगा। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो सबसे बड़ा साइज किसका हो रहा है, सीजियम का। सीजियम का साइज बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बेस्ट मेटल होगी फोटोकेमिकल सेल के लिए। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो इंटरनल एनर्जी आपको एक गैस दी हुई मोनो एटॉमिक, एक दी हुई डाई एटॉमिक, उन दोनों का सम निकालना है। सो बेसिकली इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू F/2 nRT। ठीक है, अब यहां पर हमें बोला जा रहा है मोनो एटॉमिक गैस, तो यहां अगर मैं टोटल निकाल रहा हूं तो डेल्टा यू टोटल क्या होगा, इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ AR प्लस डेल्टा यू ऑफ O2। ठीक है, अब जरा AR मतलब क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस से कितने मोल्स गिवन है यहाँ पर 5, डाई एटॉमिक कितने गिवन है 3। तो यहां अगर हम निकालेंगे तो मोनो एटॉमिक के लिए F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और मोनो एटॉमिक के लिए कितना होता है 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 3/2 into 5RT। सिमिलरली अगर हम लोग डाई एटॉमिक के लिए देखेंगे तो डाई एटॉमिक के लिए F कितना है, F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5। तो यहां लिख दिया हमने 5/2 into 3RT। क्यों, 3 क्या है, नंबर ऑफ दी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 3 गिवन है। अगर आप इन सबका सम करेंगे तो आपको आ जाएगा 15RT। तो जैसा कि आप ऑप्शंस को देख सकते हैं, यहां पर ए ऑप्शन दिया हुआ 15RT, सो द करेक्ट आंसर कितना होगा 15RT। और ये भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज डिफर कर रही है। तो जरा ध्यान से देखो, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और अगर आपको याद होगा कि अगर आपने एनसीईआरटी में देखा हुआ तो मैं आपको एनसीईआरटी की एक पिक्चर दिखाता हूं। एनसीईआरटी में आपने देखा हुआ था ये ट्रेंड गिवन है, जरा इस ट्रेंड को देखो ध्यान से, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। यहां देखो जब तीनों के तीनों कैसे हो रहे हैं, अपर डायरेक्शन में है और ये लोअर डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, बट एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीजेस। तो ये तो इंक्रीज कर रहा है, तो यही प्रॉपर्टी डिफर कर रही है। सो फाइनल एंड द करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी, एटॉमिक रेडियस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। जिन लोगों ने 12th का सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है उन्होंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, वो फॉर्मूला था आपके पास फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन का। फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या था आपके पास, XYM इज इक्वल टू K PP टू द पावर ऑफ 1/n। अब अगर मुझे यहां पर मुझे क्या आ रहा है, उसको पूछा जा रहा है XYM की वैल्यू कितनी होगी। तो मतलब K P आपको गिवन है, प्रेशर कितना गिवन है 4 atm। अब आपके पास 1/n की वैल्यू निकालनी है और K निकालना है। तो अगर आपको ये मिल जाता तो आपका काम आसान हो गया है। तो क्या करना है, लॉग ले लीजिएगा। अगर आप इसका लॉग लेंगे तो लॉग का फॉर्मूला आपके इक्वेशन आ जाएगी XYM इज इक्वल टू log XYM इज इक्वल टू log K प्लस 1/n log P। उसने यही तो पूछा हुआ है, आपको इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू mx प्लस c से अगर आप कंपेयर कराते हैं तो c क्या होगा, इंटरसेप्ट पोर्शन,
और यहां पर इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है 0.477, मतलब यहां पर log k की वैल्यू आपको गिवन है 0.477, मतलब k इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से 3। तो देखो जरा k में आपके पास क्या हो गया, नोन हो गया हुआ है। अब आपको 1/n निकालना, तो उसने पूछा हुआ है स्लोप, स्लोप कितना गिवन है, स्लोप इज 2, और यहां पर देखो x जो m दिया हुआ है, m क्या था स्लोप, स्लोप कितना है आपके पास 1/n। तो अगर आप यहां से लिखते हैं तो स्लोप आपको गिवन है 2, तो यहां से 1/n इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो अगर आपको ये सारी वैल्यूज को इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करना है तो फाइनल आपके पास xy_m इज इक्वल टू आ गया, k की वैल्यू कितनी थी ये वाले इक्वेशन में, k की वैल्यू कितनी आई थी 3 into 4 to the power of 2, so the final answer कितना होगा 48। so जरा ऑप्शन नंबर 3 देखिए जरा, थर्ड ऑप्शन आपको गिवन क्या है 48, ये 48 है, सो ऑप्शन क्या होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, 48 इज द करेक्ट आंसर। नाउ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन तो केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिन लोगों ने 11th में केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली हो गया होगा। करना क्या है, इसमें पूछा हुआ है AB4 इज पोलर कोवैलेंट, पोलर का मतलब क्या हो रहा है जिसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट हो। अब अगर हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर की, तो डायपोल मोमेंट 0। तो आप देखिए जरा स्क्वायर प्लेनर दिया हुआ है, स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या हो रहा है, स्क्वायर प्लेनर कब बन रहा होगा जब आपके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। स्क्वायर प्लेनर में क्या हुआ sp3d2, और ये भी तब बन रहा होगा जब आपके पास 4 बॉन्ड पेयर हो और साथ में 2 लोन पेयर हो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा होगा, यहां पर आपके पास A दिया हुआ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और यहां कहीं लोन पेयर होगा। तो जरा आप ध्यान से देखिए, इस पे डायपोल मोमेंट कितना हो रहा होगा 0, मतलब म्यू ऑफ AB4 कितना हो रहा है 0, मतलब ये कैसा हो गया नॉन पोलर। तो ये ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता है। हम लोग चल रहे हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसकी ज्योमेट्री हमें शेप दिया हुआ है टेट्राहेड्रल, मतलब केवल बॉन्ड पेयर की बात की जा रही है, और बॉन्ड पेयर के केस में क्या होता है डायपोल मोमेंट उस केस में भी 0 होगा। तो मतलब यहां sp3 दिया हुआ है और यहां पर सिमेट्री भी है, तो यहां डायपोल मोमेंट म्यू कितना हो गया 0, मतलब ये कैसा हो गया नॉन पोलर, और ये नॉन पोलर हुआ है। तो उसने पूछा क्वेश्चन में क्या है पोलर, मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब चल रहे हैं हम लोग फोर्थ वाले ऑप्शन, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल तो AB4 के साथ में नहीं बन रहा होगा, अब ये नहीं बन रहा होगा तो ये तो KC खत्म हो गया है। अब आपके पास ऑप्शन बचता है केवल C वाला है, C ऑप्शन मतलब थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है सीसॉ। सीसॉ कैसा होगा आपके पास पोलर बनेगा। सीसॉ कैसा बनता है मैं एग्जांपल देता हूं SF4, देखो जरा SF4 कैसा होता है सीसॉ, सीसॉ कैसा हो रहा होगा कुछ ऐसा बन रहा होगा। और अगर आप इसके लिए देखेंगे तो यहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा, मतलब ये कैसा बन रहा होगा पोलर। तो यहां पर ये वाला करेक्ट आंसर बन रहा होगा, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप इजीली कर सकते थे। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, 11th की एनसीईआरटी में डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसने पूछा हुआ है। पहले तो अगर आपने 9th 10th में भी ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा हुआ तो आप सबको पता हुआ है। पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है ओजोन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज, ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू। उसने हमसे पूछा क्या है इनकरेक्ट। अब दूसरा उसने पूछा हुआ है NO से NO2 में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ओजोन कैसा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो NO को NO2 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया भाई। अब उसके बाद चौथा ऑप्शन देखिए जरा, इट एक्ट्स एज द सील टू आवर एटमॉस्फेयर, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये वाला इनकरेक्ट है। इट कन्वर्ट्स क्लोरीन फ्री रेडिकल टू CFC टू क्लोरीन डाइऑक्साइड। जरा आप देखिए, जरा मैं एनसीईआरटी का आपको दिखाता हूं, ये एनसीईआरटी में पूरा का पूरा गिवन है, ठीक है। जरा आप ध्यान से देखिएगा, पी ब्लॉक में भी दिया हुआ है और आप केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में देखेंगे तो वहां पर भी गिवन है। यहां देखिए जरा क्लोरीन डाइऑक्साइड कहीं दिख रहा होगा, ये पूरी की पूरी लाइन एनसीईआरटी से आई हुई, डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है, बोर्ड में भी स्कोर किया होगा, जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सो ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। उसने पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। सो फाइनल एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी थर्ड ऑप्शन।
नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जिन लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा हुआ था, वहां पर एक टेबल बनी हुई है, जरा आप टेबल देखिएगा, ये टेबल आपको वहां तक गिवन है। उसने डायरेक्टली पूछा है से कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, तो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देखो जरा, यहाँ पर जेम्स स्टोन लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया हुआ है, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करना कैसे है, इसके मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप देखिएगा, यहाँ पर कॉपर से आप जा रहे हैं Cu2+, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पर, ठीक है। ये क्या था आपके पास, रिडक्शन है, तो ये हो गया रिडक्शन, और ये कैसा होगा, कैथोड। अब आपको पूछा क्या है, उसने पूछा हुआ है यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, अब स्टैंडर्ड वैल्यू में क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर ई नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू ली हुई है, तो ऑब्वियसली बात है गिब्स फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड केस में ले रहे हैं। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो रही है, कुछ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एन कितना हो गया 2। आपको एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500, और आपके पास ई नॉट ऑफ सेल निकालना। अब आपको ई नॉट ऑफ सेल आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे निकालते हैं, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। अब कैथोड पे कौन है, जरा देखो जरा, कैथोड पे कौन है, Sn, तो Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है, -0.16, और ये माइनस कितना होगा 0.34, ठीक है। सो द फाइनल एंड द करेक्ट आंसर कितना हो गया, -0.5। सो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां से डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -2 × 96500 इंटू 0.5 माइनस के, ठीक है, ये माइनस का 0.5 हो गया। सो द फाइनल एंड करेक्ट आंसर इज 96500 जूल, और अगर आप इसको किलो जूल में लिखेंगे तो 96.5 किलो जूल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिंपल कैलकुलेशन है। पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आया हुआ है, बहुत आसान था क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट वन इज, सो ये क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड है, और आप सबको पता है ये आपको पहले भी प्रेडिक्ट करना चाहिए था, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, और आजकल सबसे ज्यादा आप लोग घरों में डिटॉल का यूज करते हैं। तो डिटॉल के बारे में इसने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। तो डिटॉल पहली चीज तो क्या है, फिनॉल बेस्ड है, तो ये तो आपको पता है सारे फिनॉलिक कंपाउंड है, ठीक है। अब फिनॉल के साथ में भी ज़ाइलीन का कंपाउंड है, तो जरा मैं आपको इसका एक और स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। सो दिस इज ज़ाइलीन, ठीक है, ज़ाइलीन का ही कंपाउंड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज़ाइलिनॉल। दिस इज ज़ाइलिनॉल, और क्लोरीन लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरोज़ाइलिनॉल। ये देखिए जरा, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लोरोज़ाइलिनॉल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिटॉल, एंड द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, और जिन लोगों ने अच्छे से एल्कीन के बारे में पढ़ा हुआ था, उसकी मैकेनिज्म देखी हुई है, उनके लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पर, ये लीजिए, इस पर आपने पहले स्टेप में H+ का अटैक कराया हुआ है। जैसे ही आपने H+ का अटैक कराया है, तो यहां बन गया दिस वन, ये बॉन्ड टूटा, ये नेगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इस पर अटैक कर गया। सो द फाइनल क्या होगा आपके पास, अब देखो जरा अगले स्टेप में क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन कैसे तोड़ा आपने, ये वाला बॉन्ड टूटा, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड यहां चला गया। सो ना रिंग क्या हो गया, 5 मेंबर था 6 मेंबर था, ये देखो। और जरा आप देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कुछ अब ऐसा बन रहा होगा, तो आपको इतना ही देखा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब जरा यहाँ देखो, पहला वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, एंड फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बन रहे हैं, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन।
तो देखो जरा, पहली चीज तो ये दिया हुआ है कि सेकंड और थर्ड में कौन सा आंसर होगा, तो आपको यहाँ मैकेनिज्म से दिख गया होगा। जैसे ही आप इस पर वाटर का अटैक कराएंगे और डीप्रोटोनेट करा देंगे, तो डीप्रोटोनेट कराने का तो फाइनल एंड द करेक्ट आंसर विल बी हियर OH, this and this. So this will be the final and the correct answer. तो correct option कौन सा हुआ? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। So now the next question is, next question भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में। तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस को आप सबने पढ़ा हुआ है कि दिस प्रोसेस इज ओनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। तो मैं आपको एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट दिखा देता हूं। डायरेक्टली एनसीईआरटी के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा? सल्फाइड ओर। सो नाउ द नेक्स्ट वन है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप सब लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि दो तरह के आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह के स्फीयर्स होते हैं, एक होता है आयनाइजेशन स्फीयर और एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कभी भी किसी की भी रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा आयनाइजेशन स्फीयर वाला पार्टिसिपेट करेगा। उसने क्या बोला है? इसमें बोला हुआ है कि एक हमारे पास से CrCl 3.6H2O का एक मॉलिक्यूल मतलब कंपाउंड था, इस पर आपने रिएक्शन करानी है 3 मोल AgCl के फॉर्मेशन होंगे। किसके साथ में? सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। इसका मतलब है 3 मोल बनाना है। जरा ध्यान से देखो, ये वाला कैसा हुआ? आयनाइजेशन स्फीयर। अगर आप इस पर रिएक्शन कराओगे सिल्वर नाइट्रेट का तो कितना बनेगा? 2 मोल, राइट। यहां कितना बनेगा? ये आयनाइजेशन स्फीयर है, 3 क्लोरीन बाहर है, तो इस पे कितने बनेंगे? 3 मोल ऑफ AgCl। ठीक है। नाउ यहां देखो 1 मोल बनेगा और यहां पर रिएक्शन नहीं हो रही है। सो उसने जैसा क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंगली 3 मोल ऑफ AgCl विल प्रेसिपिटेट, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट हुआ क्योंकि यहां पर 3 मोल बन रहे हैं, तो ऑप्शन बी क्या हुआ? करेक्ट। ठीक है। तो यहां पर भी आप +4 इजीली ले सकते थे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये दिया हुआ है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 11th स्टैंडर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर जिन्होंने पढ़ा होगा उसने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था अनसर्टेनिटी के लिए, फिजिक्स में भी पढ़ा आपने। डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है। यहां डेल्टा p को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा x डॉट m डॉट डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है। अब देखो जरा यहां पर डेल्टा x आपको गिवन है, डेल्टा m भी गिवन है, मास गिवन है पार्टिकल का, और ये h की वैल्यू गिवन है, पाई आपको पता ही है, तो डेल्टा v निकालना है। तो आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है एंड द फाइनल एंड द करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा? 2.1 10⁻⁻26। सॉल्व करके देख लेंगे, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी, सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिन लोगों ने प्रायोरिटी टेबल पढ़ी होगी उनको आसानी से क्वेश्चन हो गया होगा। यहां देखो जरा, नंबर 1, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, ठीक है, और ये नंबर 6 हुआ। तो 5 पे क्या लिखा हुआ है? CHO। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स क्या होगी इसकी? प्रीफिक्स होगी फॉर्माइल। तो देखो जरा, 5 फॉर्माइल, बाकी किसी में तो नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज यहां लिखा हुआ है कि सेकंड वाले पर क्या हो रहा है? मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल। ठीक है। 6 कार्बन का है तो हेक्स। 3 पे, थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? ओइक एसिड। थर्ड पे क्या लिखा हुआ है? इन। तो क्या लिखा हुआ है? हेक्स 3 इन ओइक एसिड। ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हुआ, सेकंड ऑप्शन। इसमें कुछ एम्बिग्युइटी है, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर है, कुछ लोगों ने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ड्रॉ किया हुआ है। तो जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं ऑप्शन। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये था, तो अगर ये हो जाएगा तो इसके लिए आपको नॉमेनक्लेचर करना बहुत ही आसान होगा। नंबरिंग कर लो सीधा सीधा, 3 4 5। सो डायरेक्टली आपको क्या हुआ? 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है। और 5 कार्बन दिया है 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड। तो ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन था। सो नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। अगर आप केमिस्ट्री एंड एवरीडे देखेंगे तो वहां पर आपको पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर गिवन है। और जिन लोगों ने
MS चौहान या फिर हिमांशु पांडे प्रेफर किया है, तो वहां डायरेक्टली यही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने आपको पूछा कितने कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर का मतलब क्या है, वो कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो। तो यहां देखो जरा, एक चारों वैलेंसी डिफरेंट होगी, 1 2 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन रखा हुआ है। अब जरा इसको देखिएगा, यहाँ पर भी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, यहाँ भी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, मतलब फाइनल एंड द करेक्ट आंसर क्या हुआ, 3। तो 3 कायरल सेंटर विल बी देयर। तो यहाँ 3 कायरल सेंटर हो गए। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था। जिनको सिर्फ प्रिपरेशन मेथड याद थे, जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पढ़ा होगा, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, उसने डायरेक्टली पूछा है प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलाइड कौन सा होगा। इसके चौथा ऑप्शन हमें पता नहीं है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, तो 3 ही ऑप्शन मिले हुए हैं। जरा देखो जरा, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट देखो जरा, डायरेक्टली लिखा हुआ है बिल्डिंग आर्क मेथड। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद होगा। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी, मैं फिर बोल रहा हूं, उन सबके लिए बहुत आसान क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन है आपके पास ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड बेस्ट होगा SN1 रिएक्शन के लिए। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ कार्बोकेटाइन कैसा बन रहा होगा, 1 डिग्री, ये तो कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं, ये कार्बोकेटाइन बनेगा बेंजाइल वाला, और ये बनेगा आपके पास इथाइल कार्बोकेटाइन। तो आपको पता है कि ऑर्डर क्या होता था, सबसे ज्यादा बेंजाइल है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जरा इसको आप देखिएगा, एनसीईआरटी में ये भी डायरेक्टली गिवन है, ये देखिए एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि इसका सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन के लिए अगर आप देखेंगे तो ये बेस्ट ऑप्शन है, इसका ऑर्डर आपको गिवन है। सो द करेक्ट एंड द फाइनल आंसर क्या होगा आपका, सी वाला। नाउ अब हम लोग चलते हैं कुछ आगे क्वेश्चन को देखने के लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, गैसेस स्टेट का है, ये 9th 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा हुआ था। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर आपने उसमें बोला हुआ है कि ग्राफ जो दिया हुआ है D और T के बीच में दिया हुआ है। देखो हर जगह डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में दिया हुआ है, तो आपको डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाना है, TF इज इक्वल टू होता है DRT। ठीक है, तो जरा आप देखिए, यहां से मैं D लिख सकता हूं PM बाय RT। तो जरा आप देखो जरा, ये हो गया D है ना, और 1/T के बीच में ग्राफ। तो D और 1/T का ग्राफ कैसा हो जाएगा, आपके पास स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां पर उसने पूछा हुआ D और T के लिए, और D और T के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो ये तो कैसा हो जाएगा, ग्राफिकली देखेंगे आप तो ये तो पॉसिबल होगा एक स्ट्रेट लाइन। जरा आप D और 1/T का अगर आप देख रहे हो तो D और 1/T के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। y इक्वल टू mx का ग्राफ देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम वही होगा। तो ये आपके पास B ऑप्शन क्या होगा, सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया। तो ये आपके सॉरी इसमें पूछा हुआ है इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है, क्वेश्चन में इनकरेक्ट बोला हुआ है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। जैसा क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें चलना है। नाउ द नेक्स्ट वन है, आपको दिया हुआ है कि आपको बताना है इसके लिए कौन सा ज्यादा आपके पास मोस्ट रिएक्टिव होगा। इसको मोस्ट रिएक्टिविटी देखनी है, तो जरा देखिएगा आप, इस केस में ये -I -M वाला केस हो रहा है। ठीक है, जबकि इसमें क्या हो रहा होगा, यहाँ पर -I है ओनली, यहाँ पर क्या हो रहा है -I +M है, यहाँ पर क्या होगा -I -M है। तो जरा देखो ये वाला है, दोनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि अगर आपको मोस्ट रिएक्टिविटी देखनी तो -I -M वाला उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराएगा। तो ऑप्शन मतलब ये है कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो रहा होगा। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन बचता है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो द फाइनल एंड द करेक्ट आंसर क्या हुआ, इस केस में थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, वैसे मैंने आपको बता भी दिया हुआ है यहाँ पर कि अगर आप माइनस और -M दिया हुआ है तो इस केस में स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीजेस द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिक्रीजेस। स्टेरिक क्राउडिंग होगा, यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग था तो उसके रेट को डिक्रीज करेगा। सो नाउ तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जरा इस क्वेश्चन में देखिएगा, उसको पूछा गया है आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना, करेक्ट ऑप्शन निकालना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जरा ऑप्शन सी को आप देखिएगा, सी में आपके पास दिया हुआ है ओजोनोलिसिस।
अब ओजोनोलिसिस दिया हुआ है तो ओजोनोलिसिस में क्या बनता है, एल्डिहाइड्स बनते हैं। लेकिन जरा ऑप्शन सी को देखिएगा, ऑप्शन सी में एक ऑप्शन में ये एल्कोहल बन रहा है जो कि इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अब लोग चलते हैं जरा ऑप्शन को चेक करने से पहले इसकी रिएक्शन करा लेते हैं। जरा आप HBr की रिएक्शन कराओ तो HBr की रिएक्शन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, HBr एक तो यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, क्योंकि आपने एल्कीन में HBr का एडिशन कराया, मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब जब आप एल्कीन में मार्कोनिकॉफ एडिशन कराते हैं तो फिर क्या होगा, देखो जरा, ये हो गया OH, ये हो गया Br और यहाँ भी Br है। अब ये Br क्यों होगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ एडिशन कराने जा रहे हो तो ये बॉन्ड टूटेगा आपके पास, नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला कार्बोहाइड्रेट ज्यादा स्टेबलाइज करेगा तो Br कहां पर आएगा, इस वाली पोजीशन पर। दूसरी चीज यहां को देखेंगे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया आपने, जब आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये H+ क्या करेगा, H+ चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर OH हो गया, यहां पर Br। तो जरा आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन देखो जरा, यही स्ट्रक्चर बन रहा होगा, ये देखो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अब उसमें बोला हुआ है ऑप्शन ए से बी जाते हो तो एल्कोहलिक KOH यूज कर लो। जब आप यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, सॉरी ये लिखना भूल गया मैं, एल्कोहलिक KOH, और अगर आप एल्कोहलिक KOH यूज करोगे तो एलिमिनेशन होगा, मतलब एलिमिनेशन होगा तो यहाँ से भी एलिमिनेट होगा और यहाँ से भी एलिमिनेट होगा, तो यानी कि 2 डबल बॉन्ड आएंगे। जरा ऑप्शन बी देखिएगा, यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो द फाइनल एंड द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, ए ऑप्शन। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला जा रहा है ग्लूकोज के साथ में HNO3 से रिएक्शन करानी है, तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज है आपके पास CHO CHOH का होल 4 एंड दिस साइड इज CH2OH। सो पहले स्टेप में आपने HNO3 दिया हुआ है, तो HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इस केस में क्या बन रहा होगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये आपको एसिड में, इनको भी एसिड में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, तो ये बन गया COOH एंड दिस विल बी CHOH का होल 4 COOH। अब आपको इस पे एनाइडाइड से रिएक्शन कराना है, A2CO, तो ऑब्वियसली बात है एनाइडाइड की रिएक्शन किस पे हो रही होगी, OH पर, तो कितने OH है, 4, तो 4 होंगे तो यहाँ पर आपको 4 मोल यूज करना, मतलब X की वैल्यू कितनी हो रही है, 4। तो आपको X की वैल्यू देखते ही पता चल गया होगा, X की वैल्यू आपको मिल गई है, तो यहाँ तो कोई ऑप्शन में X दिया ही नहीं है 4, केवल C ऑप्शन है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से C ऑप्शन देख के भी कर सकते हो। अगर आपको इसको और देखना है तो आपको और क्लैरिटी आ सकती है, आप यहाँ से देखेंगे, थोड़ा और कंफर्मेशन देखते हैं, यहाँ पर हमने AC2O डाला हुआ है, देखो जरा बाय वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर कितने OH हैं, 4 1 5 OH हुए, तो यहाँ पर कितने मोल बन गए, 5, तो ये देखो जरा 5 भी हो गया। अब यहाँ पर 6 पूछा जा रहा है, तो क्या करना है, ये क्या किया आपने, रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया हुआ है, ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है, तो जैसे ये रिड्यूस करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, एसिड, सॉरी ये रिड्यूस होगा तो क्या कहाँ चला जाएगा, अल्कोहल में। तो अब कितने अल्कोहल हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं, तो यहाँ पर ये 6 दिया हुआ है, तो फाइनली क्या हो जाएगा 6। सो करेक्ट, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, इस केस में भी 6 हो गया, मतलब Z कितना हो गया 6, ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 4। सो ये था पेपर बहुत ही ज्यादा आसान था और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। आई होप कि आपको सबको समझ आया होगा, और इसके आगे के पेपर का डिस्कशन भी मैं आपको करूंगा, साथ ही साथ इसकी कट ऑफ के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को, जिन लोगों का पेपर अभी नहीं हुआ है वो एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करें, सो दैट कि आप लोगों का अच्छा स्कोर आ सके। थैंक यू सो मच।